नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अंजनी पांडे और आज हम बात करेंगे अभी देश में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसके बारे में। इस एजुकेशन पॉलिसी का बिहार पर क्या असर पड़ेगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इससे कैसे बदलेगी, हम इन्हीं मामलों पे बात करेंगे। मेरे साथ हमारे साथी उदित आर्यन हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीवीपी से दो सदस्य जुड़ रहे हैं। एबीवीपी के गौरव सुंदरम हमारे साथ हैं। ये एबीवीपी के संगठन थिंक इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं और फिलहाल आईआईटी पटना से रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे साथ अंजना जुड़ रही हैं। अंजना पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं और फिलहाल एबीवीपी में प्रदेश सह छात्रा प्रमुख हैं। तो अंजना और गौरव, आप दोनों का स्वागत है एचएस बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और खासकर इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम। सबसे पहले और एक सबसे सीधा सा सवाल मेरा ये है कि एबीवीपी इस नई एजुकेशन पॉलिसी का खुले दिल से समर्थन करती हुई दिख रही है, ठीक है। तो एक जो मेरे मन में सवाल आया है ये कि यह जो नई एजुकेशन पॉलिसी यह बहुत हद तक यूरोपीय और अमेरिकी सिस्टम के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है। तो एबीवीपी जो हमेशा भारतीय संस्कृति की बात करती है, भारतीय सभ्यता की बात करती है, वो अचानक से ये यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था पर कैसे राजी हो गई है? क्या मतलब अच्छा लगा और ये कैसे मतलब इसका समर्थन किया जाता है? गौरव, आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए पहले। अंजनी जी, सबसे पहली बात ये कि इसमें जितने भी मेंबर रहे हैं, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, जो विदेशी नहीं है, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जो पद्म विभूषण भी हैं। और लगातार ये बृहद कंसल्टेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद जो है ये मसौदा 31 मई 2019 को सबके सामने आया। उसके बाद पब्लिक के लिए ये जो ड्राफ्ट था, एनईपी का ड्राफ्ट जो था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट, सबके सामने प्रस्तुत किया गया और सबके सुझाव इसमें आए, इसके लिए इसको पब्लिक किया गया। और प्रॉपर लगभग 2,25,000 ऐसे सुझाव जो है वो आए और उनको एक्सेप्टेशंस के साथ उसको इंक्लूड किया गया है, वाइडर कंसल्टेशंस के साथ। इसमें ग्राम पंचायत को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो ये कहना कि यूरोपीय शिक्षा पद्धति, मुझे लगता है कि पूरी एनईपी के साथ जो है वो एक बेमानी होगी। और इसमें राइट फ्रॉम जो स्कूल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक हर विषय को लिया गया है और हर बारीकी से हर विषय को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो मेंबर्स थे उसमें एकेडमिशियंस भी थे। और आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज फील्ड्स मेडल होता है और फील्ड्स मेडल विनर मंजुल भार्गव जो है वो भी इसमें थे। और सबको लेकर के टोटली इंक्लूसिव ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके समक्ष आई है। और विद्यार्थी परिषद शुरू से ही भारतीय शिक्षा नीति हो इसको लेकर के बड़े पैमाने पे आंदोलन करती आ रही है। और 2002 में दिल्ली चलो ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद ने लगाया था और तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हमने चुनौती दी थी और भारतीय शिक्षा पद्धति पूरे भारत में लागू हो, हम कोई विदेशी शिक्षा नीति के अनुसार नहीं चले, इसको लेकर के हमने एक विशाल रैली की थी। और इसलिए इसमें पूरी भारतीयता है। इसको ये कहना कि यूरोपीय शिक्षा पद्धति है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्ट करना चाहूंगा। ये जो ग्रेड का सिस्टम है पूरा, ये कहा जा रहा है कि बचपन से ही बच्चों के 12th क्लास तक के ग्रेड तैयार होंगे, तो ये सब तो सामान्यतः यूरोपीय शिक्षा प्रणाली लगभग इसी पे आधारित है। पीएचडी के लिए जो स्कीम लाया गया है वो भी अमेरिकन मॉडल से ही कॉपी किया गया है। जो रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना करने की बात है, फंड का जो एलोकेशन होगा वो भी पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट से ही लिया गया है। देखिए, एक तो चीज है कि हम लोग जो विचार हमारा जो है कि हम लोग विश्वास करते हैं आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः। जो भी अच्छी चीजें अगर बाहर की भी हैं तो उनको हमको एक्सेप्ट करने में कोई हम दकियानूसी और स्टीरियोटाइप लोग नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। आप बात कर रहे हैं पीएचडी का, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है हमारे अंदर आया है। और एक बात हमको ये समझना हुआ कि पूरे भारत में जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, और वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत सारी चीजों को, चाहे वो शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी, जो कम्प्लेक्सिटीज है, वो इंडिया की प्रोग्रेस ग्रोथ पे लाने के लिए बहुत ही हिंड्रेंस रहा है। और अगर कुछ ब्यूरोक्रेटिक चीजों को हटाया गया है तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है, उसको हमको वेलकम करना चाहिए।
जी ठीक है, हम अंजना को लाते हैं अब। अंजना, क्या आपको, अब आप हमें कुछ ये पर्सपेक्टिव में बताइए कि बिहार को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बिहार में क्या शिक्षा में बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि जैसे कि जो अभी आया है हम लोग का न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, अगर हम इसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम अभी है क्या, और इसके आने से हमको लगता है कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि बिहार में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी या फिर 10th और 12th के बाद अपनी जो आगे एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। और जैसे कि इस बिल में आपको बहुत सारे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट प्रोविजन भी है, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, अगर उसको किसी कारणवश बीच में छोड़ना भी पड़ता है अपना हायर एजुकेशन, तो वो बाद में भी इसको कंटिन्यू कर सकता है। उसका जितना भी क्रेडिट रहेगा वो उसके पास सेफ रहेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एक स्कीम रहेगा जहां उसका जितना भी डिटेल्स रहेगा वो स्टूडेंट का, जो उसने अगर उसने फर्स्ट ईयर में कमाया है या फिर जो सेकेंड ईयर में उसने जो भी मार्क्स अर्न किए हैं, तो सब कुछ सेफ रहेगा। हमको लगता है कि इस बिल से आगे चल के हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बहुत काफ़ी ज़्यादा होंगे और बेनिफिट भी होगा। और जैसा कि एक और इसमें है, स्किल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है इस बिल पे। और हम लोग बिहार में ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको मतलब स्किल सिखाया जाएगा, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो स्किल्स होंगे वो भी उनको यहाँ सिखाए जाएंगे, तो उनको बिहार में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे चलकर मिल सकती है। और भी वोकेशनल अंजना जी यहाँ पर बीच में एक सवाल है। बिहार में लगभग 3/4 जो बच्चे हैं, 3/4 जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी बिहार में। और उन सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, वहां पर मुखिया के द्वारा जो बहाल किए गए शिक्षक हैं, आप अभी बात कर रही थी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। कई रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं जहां स्टूडेंट्स को छोड़िए, टीचर्स को ये नहीं पता होता है कि उनका राष्ट्रगान क्या है, उनका प्रधानमंत्री क्या है। तो इस प्रणाली में इंटर्नशिप की बात किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। स्टैंडर्ड 6 से इंटर्नशिप शुरू होगा। क्या लगता है कहीं आखिरकार टीचर किस मानक पे खड़े होंगे कि बच्चे को गुणवत्ता जो एजुकेशन है वो दे पाएंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार की अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे क्या है, तो इसके लिए डेफिनेटली हम बिहार सरकार को ही कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। स्पेशल बजट हम लोग को बिहार के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, तभी जाके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और हमें अगर इस चीज़ को टैकल करना है और क्वालिटी एजुकेशन की बात करना है तो डेफिनेटली बिहार को एक स्पेशल बजट मिलना चाहिए ताकि बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बात की। नहीं, एक क्वेश्चन और है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने बात किया, म्यूजिक और स्पोर्ट्स को अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं बल्कि उसे अब मेन सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया जाएगा इस एनईपी के तहत। बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके 80% स्कूल ऐसे हैं जहां पंखा और बेंच का भी सुविधा उपलब्ध पूरी तरीके से नहीं है, बिजली भी बहुत दिक्कत है वहां पर। तो उस स्थिति में म्यूजिक किट और स्पोर्ट किट्स का हम कैसे कल्पना कर ले कि बिहार में अचानक से स्पोर्ट्स और म्यूजिक को मेन सब्जेक्ट में ला दिया जाएगा? बैठने का उठने का सुविधा जब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो म्यूजिक और स्पोर्ट्स कहाँ सम्मिलित, वो भी मेन कोर्स में कर पाएंगे हम? ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी कहे थे, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल को डेफिनेटली फंड और एक नई सिरे से इनको खड़े करने की जरूरत है, और इसके लिए डेफिनेटली बिहार सरकार को एक स्पेशल बजट अलॉट करना चाहिए सेंट्रल की तरफ से। और जहां तक आपने बोला म्यूजिक और स्पोर्ट्स की बात करें, तो हमारा जो बिहारी कल्चर है वहाँ पे अगर हम लोग मैथिली संगीत को देख ले, या बहुत सारे यहाँ पे हम लोग का अपना कल्चर है जो कि हमारे पास संसाधन ना होते भी यहाँ से बच्चे निकलते हैं और अपना जो कल्चर है उसको देश दुनिया में प्रमोट करते हैं। तो ये कहना इतना नेगेटिव एटीट्यूड मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि बिहारी हर चीज में अपना अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। हम मानते मैंने हैं स्कूल पर, बिहारी पर नहीं, मैंने स्कूल पर सवाल उठाया कि आखिरकार स्कूल में जब बिजली और बेंच नहीं है तो म्यूजिक किट्स कहाँ से आएंगे? अगर स्कूल प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए तो बजट की डिमांड किया जा रहा है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। स्पेशल एजुकेशन बजट या कुछ विशेष प्रावधान हम लोग को बिहारियों को दिया जाए बिहारी एजुकेशन सिस्टम में, ताकि
ये सब जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो नहीं फेस करें। जी ठीक गौरव है आपसे गौरव, सर गौरव से ही एक एक सवाल है मिनट मेरा। पहले हाँ ठीक है कर। जी गौरव, आप टेक्नोलॉजी के फील्ड के हैं। एक और नया नीति लाया गया है कि 6th क्लास से कोडिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी और साथ ही साथ डिजिटल कंटेंट भी बनाया जाएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अभी एक रिपोर्ट आई थी बेगूसराय से, जहां पर ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो पूरी तरह फ्लॉप इसलिए हो गई क्योंकि 75% गार्जियंस ऐसे हैं जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर उपलब्ध नहीं करा पाए। तो 6th क्लास से जो कोडिंग और ये जो है डिजिटल कंटेंट वाला जो मामला है, बच्चों के पास जब स्मार्टफोन नहीं होगा, घर में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होंगे, और ये कंपलसरी किया गया है कि इसे पढ़ाना ही है कोडिंग। बिहार के लिए आपको नहीं लगता कि एक बहुत दूर का मतलब बहुत दूर चला जाएगा? 10 साल बाद ही हम कल्पना कर पाएंगे कि जो हमारे बच्चे 6th में जाएंगे, 7th में जाएंगे, वो कोडिंग और क्या है डिजिटल कंटेंट पर आ पाएंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये जो प्रश्न है बहुत लोगों के मन में भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 1986 में सबसे जो पहले आया था एजुकेशन पॉलिसी, 1968 में कोठारी कमीशन, जो प्रेजेंटली उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने लाया। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब आया, फिर 1992 में उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। तो 34 वर्ष हो गए के बाद अभी 2020 में ये आया है। और बहुत से ऐसे रिकमेंडेशंस जो कोठारी कमीशन के थे, जो मतलब 1968 में थे, वो भी फुल्ली तरह इंप्लीमेंट नहीं हो। जैसे जीडीपी में एजुकेशन का कितना परसेंटेज हो, ये 6%, ये सारी बातें बहुत पहले भी चर्चा में आ चुकी हैं। तो ये कहना ये कि बात अभी आया आजादी ये, से कही जा रही है, हाँ, आजादी तो के ये समय कहना, से कही जा रही है कि 6% यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना कि आज जो है विजय, ये हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और कल से ये लागू हो जाए, कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये बहुत ही मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक होगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लगेगा और ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। देखिए इसमें बहुत सारी परेशानियां आने वाली है, और एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है। इसमें दोनों को एक फेडरल स्ट्रक्चर को बनाते हुए दोनों गवर्नमेंट को आप आपस में मिल करके इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये कहना कि आज आया है और 6 मतलब तुरंत ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अनरियलिस्टिक है। लेकिन हाँ, बिहार का बच्चा क्यों नहीं 6th क्लास में कोडिंग सीख सकता है? बिहार का बच्चा हर चीज में आगे, अगर थोड़ी सुविधा प्रदान की जाए तो बिहार का बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हाँ, मेरा सवाल सुविधा पर ही है, बिहार के बच्चों पर नहीं है, सुविधा पर ही मेरा सवाल है। हाँ, ये समस्या है बिहार में, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चैलेंज को मेरे ख्याल से इसमें स्टेक होल्डर्स हर लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसमें पूरे समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। केवल एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आ गया, एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया है तो पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये भी एक अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है। लेकिन हाँ, हम पॉजिटिव होकर के ये सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बिहार भी नंबर 1 पे रहेगा, बिहार भी एजुकेशन के क्षेत्र में नंबर 1 आ सकता है, यहाँ के बच्चे भी स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ, इस विचार के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। गौरव, एक जो अब हम थोड़ा आते हैं इसको लेकर के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है जिन मुद्दों पर, कि जैसे ये सरकार कह रही है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो बहुत टॉप जो कर रहे हैं कि टाइप 1 इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड होंगे और उनको फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो जहां बात हो रही है फुल ऑटोनॉमी देने की, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ये बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट है, और इसको ये कहा जा रहा है कि फिर शिक्षा बहुत महंगी हो जाएगी। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब कैसे पहुंचेंगे जब जो बहुत टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस होंगे और वो बिल्कुल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको मिलेगी। क्या इस बारे में आपको कैसे जी, इसमें जैसे बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन होगा, जिसको हम उच्च शिक्षा आयोग की बात जिसको हम कह सकते हैं, और उसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, और बाकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके एजुकेशन मिनिस्टर्स इसमें रहेंगे, और बाकी जो कमिटीज में जो मेंबर्स रहेंगे वो ज्यादातर जो है वो एकेडमिशियन रहेंगे, वो अपने फील्ड के महारथी लोग रहेंगे, ऐसे बहुत बड़े साइंटिस्ट रहेंगे, रिसर्चर्स रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा कदम है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता था, और मेरे ख्याल से ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी के कारण ही जो है एक जो शिक्षा में एक जो कल्चर है वो डेवलप होता है। नहीं तो क्या है कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, उसमें कुछ और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है आईआईटी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, और आईआईटी ने जो
कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, वो नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड में भी जो IIT के जो छात्र हैं वो भारत का नाम, चाहे वो नासा हो चाहे वो सिलिकॉन वैली हो, वो पूरा कर रहे हैं। और इसमें 3 कैटेगरीज को हमने बांटा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एक टाइप ए है जिसको रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इसमें पूरा फोकस सिर्फ रहेगा। एक बात जान लीजिए कि हमारे कंट्रीज में रिसर्च के नाम पे हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट एक छोटा सा मैं आंकड़ा देना चाहूंगा कि पर 1 लाख पॉपुलेशन पे चाइनाज में जो है मतलब 115 जो है वो रिसर्चर्स है, 115 लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। इजराइल में 85 के आसपास है और इंडिया में मात्र 10-15 की संख्या है। तो क्या हम अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ऊपर भारत को ले जाना चाहते कि नहीं? हम बात करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो कैसे बनेगा? केवल बात करने से तो नहीं बन जाएगा। तो हमको ऑटोनॉमी देनी होगी, जहां पे रिसर्च का एनवायरनमेंट है, जहां पेटेंट्स हो, जहां नवाचार हो, जहां इनोवेशंस हो। तो एक ऑटोनॉमी जो है वो एक गलत चीज नहीं है, इसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। और उसमें प्रॉपर उसका मैकेनिज्म है। आपको ऑटोनॉमी के साथ एक रेगुलेटरी बॉडीज में चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक रेगुलेटरी बॉडीज होगी, एक एक्रेडिट करने वाली बॉडी होगी, और वो प्रॉपर तरीके से जो है उस पर मॉनिटर करेगी। तो ये प्रॉपर एक फंक्शनिंग और एक सिस्टम के साथ ये आगे होने वाला है। जी अंजना, आपको बिहार में जो बिहार की यूनिवर्सिटीज हैं और बिहार के कॉलेजेस का जो हाल है, इसमें आपको क्या लग रहा है? उदित, जैसे हमने कल एक वीडियो किया, उदित ने वीडियो किया कि बिहार में जो सेशन लेट होने की बहुत प्रॉब्लम है, तो जैसे ये कहना है कि अब जब कॉलेजेस को यह स्वायत्ता मिलेगी कि आप अपना कोर्स खुद चलाइए, ऐसे करिए, तो मेरे ख्याल से तो ये सेशन लेट होने वाले प्रॉब्लम बिहार में खत्म हो जाएगी। मतलब बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे ख्याल से पटना यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी है जहाँ सेशन 2 से 3 साल लेट चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना? क्या आपको क्या लग रहा है? इस पे एक बात अंजना जी इस पर एक और मैं पॉइंट ऐड कर देता हूं अन्नी सर के बात में। आखिरकार यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस को मुक्त कर दिया गया, मतलब कॉलेज अपना एग्जाम जो है वो स्वतः ले पाएंगे, खुद से अपना शेड्यूल निकालेंगे और एग्जाम ले लेंगे। पर ये पॉलिसी उन स्टेट्स में ज्यादा कारगर है जहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है। अब अगर हम बिहार की बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज ही कितने आते हैं, या तिलका मांझी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, सारण में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, या पटना यूनिवर्सिटी को ही आप देख लें, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस इतने कम है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी के अंदर 10 कॉलेज ही है, तो वो 10 कॉलेज क्या काम कर पाएगा? जैसे कि हम अगर बात करें VIT जो साउथ में है, बैंगलोर में पड़ता है, कर्नाटका में, उसके अंदर 250 कॉलेजेस हैं। तो वहां पर ये पॉलिसी काम कर जाएगा कि अगर VIT का सिलेबस लेट हो रहा है, शेड्यूल लेट हो रहा है, तो 250 कॉलेजेस है, सब फ्री हो गए, अपना एग्जाम ले लेंगे। अब पटना यूनिवर्सिटी के अंदर गिन के 5 या 6 कॉलेज ही है, तो वहां पर कैसे काम करेगा? ये एक समस्या आ सकता है एग्जाम के शेड्यूल को और सेशन लेट को लेकर। अंजना, अंजना आपका साउंड लग रहा है कम है। अंजना आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है? हाँ जी अब आ रही है। सबसे पहले अगर ये आपने बोला सेशन की बात की, अगर सारे यूनिवर्सिटीज को अगर ऑटोनॉमस, अगर थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि एक मार्केट में अपना ग्रेड अच्छा रखने के लिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स, एक होता है ना कि थोड़ा कंपटीशन आएगा, जिससे सारे यूनिवर्सिटीज खुद ब खुद अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से बखूबी निभाएंगे, ताकि जो उनका जो प्रोसेस है सब कुछ अच्छा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें आ सके। अभी क्या होता है कि अगर आपने अभी बात किया बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार में क्या होता है कि सारी चीज़ गवर्नमेंट है, उनको फंड भी सब कुछ, मतलब वो एग्ज़ाम कराए ना कराए सब चीज़ टाइमली मिलता है। इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, वाइस जो भी अथॉरिटीज़ होंगे यूनिवर्सिटीज़, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो अपना सेशन टाइमली कराए, एग्जामिनेशन कराए, और स्टूडेंट्स का भी जितना भी डिमांड है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमको लगता है, ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जो सेशन लेट वाला जो आपने क्वेश्चन उठाया वो सॉल्व होगा। जी उदित, कोई और सवाल? हाँ, एक और सवाल है जी। जैसे कि स्कूल लेवल पर ये बात कही गई है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में कि वहां पर आर्ट, साइंस और कॉमर्स को लेकर बैरियर नहीं होगा। 9वीं क्लास में जब बच्चा चला जाएगा तो वो चाहे तो फिजिक्स के साथ साथ सोशियोलॉजी पढ़ पाएगा, होम साइंस पढ़ पाएगा, या म्यूजिक का कोर्स भी कर सकता है। तो स्कूल के लेवल पर तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें बिहार के 2 कॉलेज को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स ले लीजिए और पटना साइंस कॉलेज ले लीजिए। पटना साइंस कॉलेज का कोई विद्यार्थी होगा
और वो अगर फिजिक्स ऑनर्स कर रहा होगा और उसे हिस्ट्री भी पढ़ने का मन होगा, तब उसके लिए क्या ऑप्शन है। और ऐसे कहीं ना कहीं बिहार में जितने कॉलेजेस हैं जो सिंगल कोर्स लेके चलते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, तो उनके अस्तित्व पर जरूर खतरा आएगा। या तो उन्हें और कोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे या फिर वो कॉलेज बंद होगा, क्योंकि जो वहां छात्र एडमिशन लेंगे उन्हें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि फिजिक्स के साथ वो कॉमर्स पढ़ सके या फिर केमिस्ट्री के साथ वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बन सकता है अगर हम चर्चा करें इस पर। तो जी जी, आपका ये सवाल बेहद अच्छा है। जैसे कि आपका भी कंसर्न था कि अगर जो स्कूल में तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई स्ट्रीम को लेकर, बच्चे जो मन चाहे वो चूज कर सकते हैं। अब हायर एजुकेशन में इसको कैसे टैकल किया जाए? हायर एजुकेशन में क्या होता है कि एक सेट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि आप अब्रप्टली कुछ भी चूज कर सकेंगे। देयर विल बी कैटेगरीज रहेंगे जिसमें आपको फिट होना पड़ेगा, जो जैसा आप अपने चॉइसेस के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर जैसे आप बोले कि साइंस कॉलेज हो गया या कॉमर्स जो स्पेशली कुछ एक स्पेशलाइज्ड कॉलेज है साइंस के, आर्ट्स के या कॉमर्स कॉलेज रहते हैं, हाँ, तो हम उसमें एक कैटेगरी बिल्डअप होगा जहाँ पे बच्चे को हमको नहीं लगता कि एकदम कंप्लीट फ्रीडम होगा कि आप कुछ भी अब्रप्टली चूज कर सकते हैं। वहाँ पे सर्टेन कैटेगरीज बनाई जाएंगी और इस पे अभी आगे भी अभी तक जो हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग तो है कि आप फ्री हैं, आप होम साइंस के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी के साथ आप अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। फ्री है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप एक कैटेगरी बनाया जाएगा जिसमें सर्टेन आपका जो मनपसंद कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जाएगा कि सेट ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। ऐसा कुछ हो सकता है जी। तो साइंस कॉलेज में जो विद्यार्थी एडमिशन लेगा, साइंस कॉलेज में जो विद्यार्थी एडमिशन लेगा उसे तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का ही ऑप्शन आएगा। वो तो इसके अलावा कहीं जा ही नहीं पाएगा। गौरव मुस्कुरा रहे हैं। गौरव, इसके जी, इसमें क्या होगा कि साइंस, एक मिनट, जैसे साइंस कॉलेज की आपने बात की, उसमें और भी कोर्सेज, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए तो हो रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी साइंस कॉलेज में आएगा, ह्यूमैनिटीज भी वहां जाके पढ़ाई जाएगी और वहां पे आपका मेडिकल भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, वो होगा और फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आएगी। वहाँ पे न्यू सब्जेक्ट जरूर उसमें हायर एजुकेशन में जो स्पेसिफिक कॉलेज उसमें एड अप होंगे। जी। गौरव, आपको क्या लगता है, समीकरण बिगड़ेगा क्या कॉलेजेस का? मुझे इस बात पे आ रही थी कि मैं भी पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स ही था। तो हम देखते हैं कि जैसे साइंस कॉलेज को हमने मतलब कहा जाता था कि इतना मतलब इसका ग्लोरियस पास्ट है, इसका इतना एक हिस्ट्री है, लेकिन आज देखिए, आज नैक के ग्रेड लेने के लिए जो है वो कितना खराब ग्रेड हम लोग को मिल रहा है। एक A+ ग्रेड तो अलग ही कहानी है। नहीं, वो एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय है वो। और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उन सारे जो हमारे जो एप्रीहेंशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि जो अभी जो आप बात कर रहे थे उदित जी, इसमें ऐसा ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो की बात की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मान लीजिए कि मुझे कोई और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एक पर्टिकुलर ढर्रे में चल रहा हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी ऑप्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमको डिग्री किस में मिलेगी? तो इसमें व्यवस्था की गई मेजर और माइनर की। तो जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसमें आपका जो डिग्री मिलता है, लेकिन माइनर एज आप उसको मतलब जैसे मेजर में क्रेडिट होता है और माइनर में ऑडिट होता है, तो उसको मेजर और माइनर में जो क्लासिफाई किया गया है, जिसके आधार पे अगर कोई व्यक्ति अगर फिजिक्स में ऑनर्स कर रहा है और उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, उसको वंचित नहीं किया जाएगा हिस्ट्री पढ़ने से। लेकिन हाँ, वो डिग्री अपनी फिजिक्स में लेना चाहता है तो डिग्री उसको फिजिक्स में ही मिलेगी। लेकिन अगर वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए इच्छुक है, बाद में वो हिस्ट्री में करियर बनाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री शुरू में पढ़ा था, उसके पास कुछ ग्रेड्स थे हिस्ट्री के, तो बाद में हिस्ट्री को भी अपने लाइफ का एक करियर, प्रोफेशनल करियर में उसको ऑप्ट कर सकता है। जी। तो बात यही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी बस पॉलिसी अभी बस एक लागू हुई है, लेकिन बहुत कुछ अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारी बातें भविष्य के गर्त में है कि ऐसा होगा, हमको इसके लिए सरकारों को सोचना होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल, हायर यूनिवर्सिटी लेवल तक पे हो। मतलब सब कुछ अभी होगा, होने वाली बात है। हम लोग अभी बस, पर एक चीज अभी हो गया है अंजनी सर, एक चीज हो गया है कि जो 4.3% जीडीपी का हिस्सा खर्च होता था एजुकेशन पे, उसे अब 6% तक बढ़ाने का अनाउंसमेंट हो गया है कि अगले साल से उसे 6% कर दिया जाएगा।
वो भी हम वो सब फिर अलग बहस कर, हमारा समय बहुत कम है और समय बहुत खत्म हो रहा है। हम इस पर फिर आगे बात करेंगे और चाहेंगे कि गौरव और अंजना फिर हमारे साथ जुड़े। हम आगे इस पर फिर और डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल हम आज का मीटिंग यहीं पे खत्म कर रहे हैं और हम इस पे फिर से सबके साथ बात करेंगे। गौरव आपका शुक्रिया, अंजना बहुत आपका बहुत भी धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत हम बहुत बहुत धन्यवाद।